मेरा नाम राधा है। आज मैं जो भी कहने जा रही हूँ वो शायद मेरे भीतर सालों से दबे हुए दर्द की गूंज है। लोग कहते हैं समय हर घाव भर देता है, पर कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। मेरी कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब मैंने पहली बार दुल्हन का जोड़ा पहना था और मेरी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाई। मैं बचपन से ही बहुत सपने देखने वाली लड़की थी। अपनी गुड़िया की शादी करते हुए जब मैं छोटी थी तो सोचती थी कि एक दिन मेरी भी शादी होगी और मैं भी लाल जोड़े में सजी हुई किसी के घर जाऊंगी। माँ कहा करती थी कि हर लड़की का अपना घर होता है जहाँ वो रानी बनकर रहती है। मुझे भी यही सिखाया गया कि बेटी को एक दिन विदा होना ही होता है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि कुछ विदाइयाँ इतनी भारी होती हैं कि उनके बाद जिंदगी की कोई सुबह उजली नहीं लगती। शादी का दिन आया, पूरे घर में जैसे त्योहार उतर आया था। रिश्तेदार, गाने, मिठाइयों की खुशबू, नाचते हुए चेहरे, सब कुछ मानो किसी सपने का हिस्सा हो। माँ बार बार मेरे पास आती, मेरे माथे को सहलाती, आंखों में आंसू रोकने की कोशिश करती और मैं भी बस यही सोचती रही कि अब मेरा घर बदलने वाला है। अंदर एक अजीब सा डर था, पर ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करती रही। जब बारात आई तो ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। लोग कहते थे कि दूल्हा बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बड़े घर से है। सब खुश थे, बस मैं खामोश थी। पापा मुझे देख रहे थे, उनकी आंखों में गर्व था, पर साथ ही एक अजीब सा खालीपन। वो जानते थे कि उनकी बेटी अब किसी और की हो जाएगी। फेरे हुए, 7 वचन लिए गए। मैं हर वचन पर सिर झुकाती रही, मन में ईश्वर से प्रार्थना करती रही कि मेरा नया जीवन शांतिपूर्ण हो। पर शायद भगवान भी उस दिन खामोश थे। जब विदाई का समय आया तो लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर से कुछ निकाल लिया हो। माँ का आंचल छोड़ना आसान नहीं था। मैंने उनके हाथ थामे रखे, पर रस्मों के बीच वो हाथ धीरे धीरे छूट गया। गाड़ी चली और मैं पीछे मुड़कर देखती रही जब तक कि अपने घर की छत दिखाई देती रही। नया घर बहुत बड़ा था, पर अजीब तरह से ठंडा। दीवारों पर महंगे पर्दे थे, पर कोई अपनापन नहीं था। लोग मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी मुस्कान में दूरी थी। किसी ने मुझे मिठाई दी, किसी ने आशीर्वाद, किसी ने बस औपचारिक शब्द कहे। मैं सबके बीच खड़ी होकर भी अकेली महसूस कर रही थी। रात धीरे धीरे उतर आई थी। मुझे एक कमरे में भेज दिया गया जो फूलों से सजा था। चारों तरफ खुशबू थी, दिए जल रहे थे और बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं। वो दृश्य किसी कहानी जैसा था, पर मेरे दिल में एक अजीब सन्नाटा था। मैं पलंग के किनारे बैठी रही, हाथों की मेहंदी अब सूख चुकी थी और उसकी रंगत गहरी थी। सब कहते हैं जितनी गहरी मेहंदी हो उतना ही पति प्यार करता है। मैंने अपने हाथों को देखा और खुद से झूठ बोला कि हाँ, सब अच्छा होगा। दरवाजा धीरे से खुला, कदमों की आहट आई, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कमरे में दाखिल हुए। मैंने सिर झुकाया और बस इंतजार करती रही। हवा में अगरबत्ती की महक घुली हुई थी। पल भर को लगा कि ये वही क्षण है जिसका हर लड़की इंतजार करती है, पर अगले ही पल मेरी दुनिया जैसे ठहर गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कमरे में बस चुप्पी थी। वो पास आए और उनके कदमों की आहट जैसे मेरे दिल की धड़कनों में घुल गई। उनके चेहरे पर कोमलता नहीं थी, बल्कि एक ठंडापन था जिसे मैं समझ नहीं पाई। मैं चाहती थी वो मुझसे कुछ कहें, कोई अपनापन जताएं, पर सब कुछ जैसे अनजान था। उनका हाथ मेरे कंधे पर आया। वो स्पर्श वैसा नहीं था जैसा मैंने सपनों में सोचा था। उसमें गर्मी नहीं थी, उसमें अधिकार था। मैं सिहर उठी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, शायद इस उम्मीद में कि ये सब एक पल का भ्रम हो, पर वो भ्रम नहीं था, वो सच्चाई थी जो उस रात मेरी आत्मा पर लिख दी गई। उस कमरे में किसी ने कुछ नहीं कहा, पर बहुत कुछ हुआ। मेरी आंखों से आंसू बहे, पर किसी ने उन्हें देखा नहीं। मेरे भीतर की मासूमियत उस रात हमेशा के लिए खत्म हो गई। बाहर फूलों की खुशबू थी, भीतर मेरे भीतर दर्द की गंध। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, तो मैं उसी जगह बैठी थी जहां रात को थी। बाल बिखरे हुए थी, आंखें सूजी हुई और दिल खाली। वो कमरे से जा चुके थे। मैं अकेली थी, जैसे कोई मृत आत्मा अपनी देह के पास बैठी हो। नीचे से आवाज आई कि सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे तैयार होकर नीचे आना था। मैंने आईने में खुद को देखा। चेहरा थका हुआ था, आंखों में नींद नहीं थी। मैंने पाउडर लगाया, हल्की मुस्कान लाई और नीचे चली गई। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किसी ने पूछा कि रात कैसी रही और मैंने सिर झुका लिया। उस सिर झुकाने में पूरी जिंदगी का सच छिपा था।
दिन बीतने लगे पर वो रात मेरे भीतर जीवित रही। हर शाम जब दिया जलाती उसकी लौ में मुझे वही चेहरा दिखता। वो रात हर दिन मेरे साथ चलती रही, जैसे कोई छाया जो कभी अलग नहीं होती। कभी कभी मैं सोचती थी कि क्या हर औरत की सुहागरात ऐसी होती है, क्या हर दुल्हन के सपने ऐसे टूटते हैं। फिर खुद से कहती थी शायद मैं ही बदकिस्मत हूँ। धीरे धीरे मैंने बोलना छोड़ दिया। मैं मुस्कुराती, काम करती, पर भीतर से खाली होती चली गई। ससुराल के लोग मुझे समझने की कोशिश नहीं करते थे। उनके लिए मैं बस घर की नई बहू थी। मुझे हर दिन सिखाया जाता कि औरत को चुप रहना चाहिए, सहना चाहिए। मैं सहती रही क्योंकि मुझे और क्या करना था। कभी कभी मैं रात में खिड़की के पास जाकर आसमान देखती। चांद को देखकर लगता जैसे वो जानता है मेरा दर्द। उसकी सफेद रोशनी में मैं अपनी परछाई ढूंढती, पर वो राधा कहीं खो गई थी जो कभी हंसती थी। मैंने खुद को समझाया कि ये सब बीत जाएगा, पर वो रात कभी नहीं बीती। वो मेरे मन की दीवारों पर लिखी रही। कई बार लगा जैसे मेरे भीतर कोई आवाज है जो चिल्लाना चाहती है, पर मैं उसे दबा देती थी। मैं किसी से कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि अगर कहा तो लोग वही कहेंगे जो हमेशा कहते हैं कि औरत को बर्दाश्त करना चाहिए। मुझे याद है एक दिन मैंने अपनी मेहंदी के फीके होते रंग को देखा और सोचा कि शायद यही मेरी किस्मत है, हर रंग का धीरे धीरे मिट जाना। मैं आईने के सामने खड़ी थी, पर मुझे अपना चेहरा अजनबी लग रहा था, जैसे वो मैं ही नहीं थी। रातें अब भी आती थीं, पर नींद नहीं आती थी। हर खामोशी में वो आवाज गूंजती थी, वो कदमों की आहट, वो सन्नाटा, वो सांसों की भारी लय। मैं चाहकर भी उस रात से भाग नहीं पाती थी। मेरा शरीर वहाँ था, पर मेरी आत्मा अब कहीं और थी। लोग कहते थे राधा अब एक जिम्मेदार बहू बन गई है, पर कोई नहीं जानता था कि वो राधा अब सिर्फ नाम की बची है। कभी कभी मैं अपने पुराने घर को याद करती थी। माँ के आंचल की गंध, पापा की हंसी, भाई की शरारतें, सब अब किसी सपने जैसे लगते थे। मैं चाहती थी उस सपने में लौट जाऊं, पर अब रास्ता नहीं था। उस रात ने मुझे बदल दिया। उस रात ने मेरे भीतर की बच्ची को मार दिया। मैं अब सिर्फ एक मुखौटा थी जो हर दिन चेहरे पर मुस्कान लगाती थी ताकि कोई सवाल न करे। और हर बार जब कोई मुझे देखता वो यही कहता कि राधा कितनी खुश लगती है। कोई नहीं जानता था कि मेरे भीतर अब भी वो रात जिंदा है, वो रात जो कभी खत्म नहीं हुई। सुबह की रोशनी कमरे में उतर आई थी, लेकिन मेरे भीतर कोई उजाला नहीं था। दीवारों पर पड़ती धूप भी ठंडी लग रही थी। मैं अपने बिस्तर के किनारे बैठी थी, जैसे कोई पत्थर बन गई हो। भीतर बहुत कुछ टूट चुका था, पर बाहर दिखाना जरूरी था कि सब ठीक है। नई दुल्हन की तरह सजना था, मुस्कुराना था और सबके सामने झुककर आशीर्वाद लेना था। यही सिखाया गया था मुझे, यही बताया गया था कि यही एक औरत का धर्म है। नीचे से आवाजें आ रही थी, सब लोग किसी नए दिन की बात कर रहे थे। चाय बन रही थी, हंसी की गूंज थी। मैं भी धीरे धीरे उठी, तैयार हुई, चेहरा धोया और आईने में देखा। चेहरा तो वही था, लेकिन आंखें बदल चुकी थी। उनमें अब कोई चमक नहीं थी, जैसे रात की परछाई उनमें ठहर गई हो। मैंने माथे पर सिंदूर लगाया, हाथों की मेहंदी फीकी होने लगी थी। मन में एक टीस उठी कि शायद उसी तरह मेरा जीवन भी धीरे धीरे फीका पड़ने वाला है। मैं नीचे पहुंची। सबने कहा कि आज से मुझे घर के कामों में ध्यान देना चाहिए। मैंने सिर हिलाया, सबकी बातों को चुपचाप सुना। कोई नहीं जानता था कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। मुझे किसी से कुछ कहना भी नहीं था। ससुराल के घर में सब कुछ अनुशासन से चलता था। वहाँ बातें कम और दिखावा ज्यादा था। हर चीज का एक नियम था, हर व्यवहार का एक तरीका, और मैं बस एक नई किरदार थी उस परिपूर्ण नाटक में। मुझे रसोई में भेज दिया गया। वहाँ और औरतें थी जो मुझे नाप तौल कर देख रही थी। कुछ की नजर में उत्सुकता थी, कुछ की दूरी। मुझे लगा जैसे मैं कोई वस्तु हूँ जिसे नया घर मिल गया है, पर अपनापन नहीं। मैंने बर्तन धोए, सब्जी काटी और हर चीज वैसे ही की जैसे बताया गया। कोई गलती ना हो, ये डर हर पल मेरे साथ था। रात को जब सब सो गए, मैं छत पर चली गई। आसमान साफ था, चांद पूरा था, लेकिन वो अब मुझे अच्छा नहीं लगता था। कभी वो चांद मेरे सपनों का साथी था, अब वही मेरे ख्वाबों का गवाह बन गया था। हवा में ठंड थी और मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। किसी को नहीं बताया, किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। घर में रहकर भी खुद को बेघर महसूस कर रही थी। दिन बीतते गए, मुझे सिखाया गया कैसे बात करनी है, कैसे बैठना है, कैसे मुस्कुराना है। मुझे ये भी बताया गया कि औरत को अपने पति की बातों पर सवाल नहीं करना चाहिए। मैं चुप रही। उस चुप्पी में ही मेरी सुरक्षा थी, क्योंकि अगर मैं बोलती तो शायद फिर वही रात लौट आती। वो डर अब मेरी परछाई बन गया था। हर सुबह की शुरुआत एक नए डर से होती थी। क्या आज सब ठीक रहेगा या फिर कोई नई गलती निकल आएगी?
कभी कोई बात गलत बोल दी तो सास की आंखों में नफरत झलक जाती। वो कहती कि बहू को सब्र सीखना चाहिए, उसे बड़ों की बात माननी चाहिए। मैं सिर झुकाकर सुनती क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। कभी कभी मुझे मायके की याद आती, माँ के चेहरे की झुर्रियाँ, पापा का स्नेह, भाई की हंसी, सब जैसे किसी पुराने सपने का हिस्सा थे। मैं चाहकर भी उन्हें याद नहीं करना चाहती थी क्योंकि हर याद के साथ दर्द लौट आता था। मैं अब एक नई जिंदगी में थी जहाँ अपनी यादें रखना भी अपराध था। ससुराल का घर बहुत बड़ा था, लेकिन उसके हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर दीवार कुछ कहना चाहती हो। मुझे लगता था वो दीवारें मेरे दर्द को जानती हैं। जब मैं अकेली होती तो उनसे बातें करती, अपने आंसू उन पर गिरने देती। वो मेरी एकमात्र सुनने वाली बन गई थी। मैं धीरे धीरे उस घर की मशीन बन गई थी। सुबह से रात तक बस काम, मुस्कान और दिखावा। मैं खुद को भूलती जा रही थी। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैंने कब सच में मुस्कुराया था। मेरे पति बहुत कम बोलते थे, उनका चेहरा हमेशा गंभीर रहता। जब भी मुझे देखते, उनकी आंखों में एक अजीब ठंडापन होता, जैसे मैं उनके जीवन का हिस्सा तो हूँ पर महत्वहीन। वो देर रात तक बाहर रहते और जब लौटते तो कमरे की हवा भारी हो जाती। मैं उनके कदमों की आहट से डरने लगी थी। हर बार वो दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मेरा दिल थम जाता। शायद यही मेरा जीवन बन गया था, डर और दिखावे का। एक दिन मैं बीमार पड़ी, बुखार था, शरीर कांप रहा था, लेकिन घर में किसी ने परवाह नहीं की। सास ने कहा कि बहू को नखरे दिखाने की जरूरत नहीं। मैंने खुद दवा ली और रसोई में जाकर सबका खाना बनाया। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक सोचती रही कि क्या यही मेरा भाग्य है? क्या हर औरत का जीवन इसी तरह होता है? माँ ने कहा था कि पति परमेश्वर होता है, पर मेरा परमेश्वर मुझे हर रात तोड़ता था और मैं फिर भी पूजा करती रही क्योंकि यही सिखाया गया था। कभी कभी सोचती हूँ, अगर मैं उस रात के बाद कुछ कह देती, अगर किसी को बता देती तो शायद कुछ बदल जाता। पर अब सोचने से क्या होता? अब सब बीत चुका था, या शायद अब सब शुरू हो रहा था, एक लंबी अनकही पीड़ा का सफर। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं अब राधा नहीं रही। वो राधा जो सपने देखती थी, जो कहानियाँ सुनना पसंद करती थी, जो बारिश में भीगना चाहती थी, वो कहीं खो गई थी। अब बस एक शरीर बचा था जो रोज एक नई भूमिका निभाता था। कभी मैं अपने कमरे में बैठी अपनी मेहंदी के निशान देखती, वो अब पूरी तरह मिट चुके थे, बस हल्की सी परछाई रह गई थी, जैसे कोई याद जो जाने का नाम नहीं लेती। मुझे लगता था कि मेरी आत्मा भी अब उसी तरह मिट रही है, धीरे धीरे, बिना आवाज किए। समय गुजरता गया। घर में लोग कहते थे कि अब मुझे माँ बनना चाहिए, पर मैं भीतर से डर जाती थी। मुझे नहीं पता था कि मैं किसी और को इस दर्द भरी जिंदगी में लाने का साहस रखती हूँ या नहीं। मैं हर रात भगवान से प्रार्थना करती कि मुझे कुछ समय दे, मुझे खुद को ढूंढने दे, लेकिन जवाब में बस खामोशी मिलती। मैंने अपने भीतर एक नकली मुस्कान उगा ली थी। अब वो मुस्कान मेरी ढाल बन गई थी। जब कोई पूछता कि मैं खुश हूँ या नहीं तो मैं सिर हिला देती, क्योंकि लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते, उन्हें बस दिखावे की खुशी चाहिए। हर दिन वही काम, वही चेहरे, वही खामोशी, पर हर दिन के भीतर एक अनकहा दर्द पलता रहा। मैं अब दीवारों से बातें करने लगी थी, वो दीवारें जो सब जानती थीं पर कुछ कह नहीं सकती थीं। कभी कभी लगता था कि वो भी मुझसे थक गई हैं। एक शाम मैं छत पर बैठी थी, आसमान में काले बादल थे, हवा तेज थी। मैंने आंखें बंद की और खुद से कहा कि काश कोई आंधी सब कुछ उड़ा ले जाए, ये घर, ये दीवारें, ये सब रिश्ते सब मिट जाएं। पर अगले ही पल मैंने खुद को संभाला, क्योंकि मैं अब डर के साथ जीना सीख चुकी थी। वो घर अब मेरा घर नहीं लगता था, वो एक पिंजरा था जिसमें मैं सांस लेती थी पर जीती नहीं थी। बाहर से सब कुछ सुंदर था, पर भीतर सब सड़ चुका था। मैं उस सुंदरता की कीमत रोज अपने आंसुओं से चुकाती थी। कभी कभी किसी मेहमान के आने पर मुझे मुस्कुराना पड़ता। सब कहते कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कितनी सुंदर लगती हूँ। मैं मुस्कुराती, लेकिन मेरे अंदर कुछ मर जाता था। मुझे लगता था कि शायद यही मेरी भूमिका है, दूसरों को खुश दिखाना, खुद को छिपाना। दिन महीनों में बदल गए, पर मेरा जीवन नहीं बदला।
वो रात अब भी मेरे साथ थी। वो मेरे सपनों में आती, मेरे दिल में गूंजती, मेरे हर दिन को भारी बना देती। मैं चाहकर भी उस रात से अलग नहीं हो पाती थी। वो अब मेरा हिस्सा बन गई थी, जैसे सांस लेना। आज सोचती हूँ शायद मेरे भीतर कोई चीख हमेशा से बंद थी। वो बाहर नहीं निकल पाई, इसलिए मैं भीतर ही गूंजती रही। उस घर की हर दीवार उस चीख की साक्षी थी और मैं उन दीवारों की तरह ही मौन थी। वो घर जो कभी नया लगा था, अब मेरे लिए जेल बन गया था। उसमें न धूप थी, न हवा, न अपनापन, बस एक अंतहीन खामोशी थी जिसमें मैं हर दिन धीरे धीरे मिटती जा रही थी। समय का पता ही नहीं चला। शादी को अब महीनों बीत चुके थे। हर सुबह वही क्रम, वही चुप्पी, वही चेहरे। घर में लोग थे, पर उस घर में कोई घरपन नहीं था। हर आवाज में आदेश था, हर बात में अपेक्षा, और मैं हर दिन खुद को थोड़ा और खोती जा रही थी। कहते हैं कि रिश्ते प्यार से बनते हैं, पर मुझे अब लगता था कि रिश्ते कभी कभी बस नाम से होते हैं, उनकी जड़ें कहीं नहीं होती। मैं हर दिन उठती, वही काम करती, वही चेहरे देखती, वही बातें सुनती। मेरे पास खुद के लिए कोई जगह नहीं थी, जैसे मैं किसी और की बनाई हुई कहानी का किरदार थी जो हर दिन बिना भाव के वही संवाद दोहराता जा रहा है। सासू माँ के ताने अब मेरे कानों का हिस्सा बन चुके थे। वे बातों में कभी कुछ सीधा नहीं कहती, पर हर शब्द एक तीर की तरह मेरे भीतर उतर जाता। कभी कपड़ों की शिकायत, कभी खाने की, कभी मेरे मायके की, और मैं हर बार सिर झुकाकर सब सुन लेती। शायद इसलिए कि अब मुझे अपनी आवाज पर भरोसा नहीं रहा था। पति का व्यवहार भी अब स्थायी ठंडा पड़ चुका था। कभी कभी हफ्तों बीत जाते और हम एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। वो अपने काम में व्यस्त रहते और मैं घर की दिनचर्या में खोई रहती। हमारे बीच का रिश्ता अब शब्दों से नहीं, सिर्फ खामोशी से बंधा था। मुझे अब फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो पास हैं या दूर, क्योंकि उनकी उपस्थिति भी अब किसी अनुपस्थिति से कम नहीं थी। शाम को जब पूरा घर थकान में डूब जाता, मैं छत पर चली जाती। वहाँ हवा थोड़ी हल्की लगती थी, पर दिल का बोझ वैसा ही रहता। आसमान को देखती और सोचती कि क्या कोई मुझे देख रहा है, क्या किसी को मेरा दर्द महसूस होता है। पर फिर याद आता कि दुनिया सिर्फ उन लोगों को देखती है जो मुस्कुराते हैं, जो चुप रहते हैं वो तो भीड़ में कहीं खो जाते हैं। कभी कभी मैं पुराने दिनों को याद करती, वो बचपन की राधा जो जोर से हंसती थी, बारिश में भीगती थी, गाने गुनगुनाती थी। अब वो लड़की मुझसे बहुत दूर चली गई थी। अब मैं वही राधा नहीं थी, अब मैं बस एक नाम थी जो इस घर की दीवारों में गूंजता था, पर कहीं भी नहीं था। समाज की बातें मेरे कानों में गूंजती रहती। लोग कहते थे औरत का असली घर वही होता है जहाँ वो ब्याह के बाद जाती है, पर अगर वही घर उसके लिए कैद बन जाए तो क्या करे वो औरत? अगर वहाँ उसकी इज्जत उसकी चुप्पी पर टिकी हो तो वो बोले या जिए? मैं हर दिन यही सवाल खुद से करती और हर बार बिना जवाब के रह जाती। कभी कभी लगता कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है, शायद मैं ही अच्छी बहू नहीं हूँ, शायद मैं सबको खुश रखना नहीं जानती। पर फिर भीतर से कोई कहता कि नहीं, गलती मेरी नहीं है, गलती उस सोच की है जो एक औरत से उम्मीद करती है कि वो हमेशा झुकी रहे, हमेशा चुप रहे, हमेशा सब सहती रहे। रिश्तों का बोझ बड़ा अजीब होता है, वो दिखता नहीं पर धीरे धीरे आत्मा को झुकाता चला जाता है। मैं हर दिन थोड़ा और झुकती गई। पहले दिल टूटा था, अब आत्मा थकने लगी थी। वो रात तो जैसे एक शुरुआत थी उस अंत की, जो अब हर दिन थोड़ा थोड़ा मुझ में हो रहा था। घर में त्योहार आते, मेहमान आते और मैं सबके बीच मुस्कुराती रहती। कोई नहीं जानता था कि मेरे भीतर अब हंसी बची नहीं है। मैं अब सिर्फ अभिनय कर रही थी, एक अच्छी बहू, एक जिम्मेदार पत्नी, एक संस्कारी स्त्री का अभिनय। और ये अभिनय इतना लंबा चला कि मैं खुद असली और नकली में फर्क करना भूल गई। कभी कभी जब आईने में खुद को देखती तो लगता सामने कोई अजनबी खड़ा है। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें कोई पहचान नहीं थी, जैसे मैं खुद से अनजान हो चुकी हूँ। मैं अब बस दूसरों की परिभाषा में जी रही थी। उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ तो मैंने मान लिया कि मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे मुस्कुराना चाहिए तो मैंने मुस्कुरा लिया। एक दिन माँ का फोन आया। उन्होंने कहा कि सब कैसा चल रहा है। मैंने कहा सब अच्छा है। वो खुश हुई। उनकी खुशी ने मेरे झूठ को और मजबूत बना दिया। मैं सच बोल सकती थी, लेकिन फिर क्या होता? वो परेशान होती, वो सवाल करती और मैं उनके जवाब नहीं दे पाती। इसलिए मैंने अपने दुख को अपने भीतर ही रख लिया। शायद हर लड़की यही करती है। रात को जब सब सो जाते, मैं अपने कमरे के कोने में बैठ जाती।
कभी कभी डायरी में कुछ लिखती फिर मिटा देती। डर लगता कि कोई पढ़ न ले। मेरी लिखावट में सच्चाई थी और इस घर में सच्चाई की जगह नहीं थी। इस घर को बस दिखावा चाहिए था। एक बार मैंने खुद से पूछा कि आखिर मैं कब तक ऐसे जीती रहूंगी, लेकिन जवाब मिला कि और कोई रास्ता नहीं है। यही जिंदगी है, यही रिश्ता है, यही समाज का सच है। और उस सच ने मेरे भीतर की राधा को पूरी तरह से बांध लिया। अब मुझे नींद भी कम आने लगी थी। जब भी आंख बंद करती वो पहली रात सामने आ जाती। वही कमरा, वही फूल, वही डर। लगता जैसे वो रात किसी और जन्म से निकलकर आज भी मेरा पीछा कर रही है। मैं उसे भुलाने की कोशिश करती, पर वो हर बार लौट आती और मेरे भीतर की सारी ताकत खत्म कर देती। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि अब मेरे भीतर कुछ मर चुका है। शायद उम्मीद, शायद विश्वास, शायद वो हिस्सा जो प्यार में यकीन रखता था। अब मैं बस जी रही थी, जैसे कोई बेजान पुतला जो वक्त के साथ हिलता है, चलता है, मुस्कुराता है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं बचा। लोग कहते हैं वक्त हर घाव भर देता है, पर मुझे अब लगता है कि वक्त कुछ घावों को गहरा कर देता है। जितना आगे बढ़ती हूँ उतना पीछे खिंच जाती हूँ। हर नया दिन मेरे लिए बस एक बोझ है जिसे ढोना है, और हर रात उस बोझ का हिसाब देने जैसी। अब मैं रिश्तों से डरने लगी थी। हर रिश्ता एक जिम्मेदारी लगता था, एक दबाव, चाहे वो पति का हो, ससुराल का, समाज का। सबकी उम्मीदें मुझ पर थीं, पर मेरे अपने लिए कोई जगह नहीं थी। मैं अपने दिल की आवाज सुनना भूल गई थी। अब वो आवाज सिर्फ एक धीमी सरसराहट बन चुकी थी, जो भीतर कहीं बहुत गहराई में छिपी थी। रिश्तों का बोझ सिर्फ कंधों पर नहीं, आत्मा पर भी होता है, और जब आत्मा थक जाती है तो इंसान सिर्फ जीने का अभिनय करता है। मैं अब वही अभिनय कर रही थी। कोई पूछता कैसी हो राधा, और मैं मुस्कुरा देती, क्योंकि यही सीखा था कि औरत के दर्द को मुस्कान में छिपाना ही समझदारी कहलाता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर कोई मेरी आंखों में देखे तो शायद वो सब पढ़ सके, पर किसी के पास इतना वक्त नहीं होता। सबको बस बाहरी चमक दिखती है, अंदर की अंधेरी नहीं। इसलिए मैंने खुद को छिपा लिया, अपना दर्द, अपनी सच्चाई, अपनी थकान, सब कुछ अपने भीतर। और अब जब मैं ये लिख रही हूँ तो सोचती हूँ शायद किसी दिन मैं ये सब छोड़ दूँ। शायद किसी दिन मैं फिर से वो राधा बन सकूं जो बारिश में भीगती थी। पर फिलहाल मैं बस इस रिश्ते के बोझ को ढो रही हूँ, जैसे कोई कर्ज जो जन्मों का हो, जिसे चुका पाना अब मुमकिन नहीं। कभी कभी जिंदगी अजीब खेल खेलती है। जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब कहीं से एक हल्की किरण सी उतरती है, और जब लगता है कि वो रोशनी अब मेरी है, तब वो अचानक बुझ जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई महीने बीत गए थे। मैं अब अपनी चुप्पी के साथ जीना सीख चुकी थी। वो घर अब मुझे उतना पराया नहीं लगता था, क्योंकि मैंने खुद को ही पराया मान लिया था। हर सुबह वही दिनचर्या, वही चेहरे, वही शब्द। बस दिल अब किसी उम्मीद की तलाश में नहीं भटकता था। पर फिर एक दिन एक अजीब सी खबर मिली। मेरे भीतर एक नई जिंदगी पल रही थी। पहली बार मुझे अपने शरीर से डर नहीं, बल्कि अपनापन महसूस हुआ। लगा जैसे कोई मेरे भीतर है जो मुझे समझेगा, जो मेरी खामोशी को सुनेगा। मैंने आईने में खुद को देखा, और बहुत दिनों बाद एक सच्ची मुस्कान मेरे होठों पर आई। वो मुस्कान छोटी थी पर सच्ची थी, और शायद उसी वजह से सबसे नाजुक भी। मुझे लगा अब सब कुछ बदल जाएगा। शायद अब सब मुझसे अलग तरह से पेश आएंगे। शायद मेरे पति की आंखों में अब स्नेह दिखेगा। शायद मेरी सास के शब्दों में मिठास आ जाएगी। और शायद इस घर की दीवारें अब मुझे कैद नहीं, बल्कि एक घर लगेंगी। मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं बस अपने उस बच्चे के लिए जीऊंगी। वो मेरा सहारा बनेगा, मेरी दुनिया बनेगा। जब भी थकान महसूस होती, मैं पेट पर हाथ रखकर कहती कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, और ये एहसास मुझे भीतर से मजबूत कर देता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। मैं उस नन्ही जान को महसूस करने लगी थी। कभी हल्की सी हरकत, कभी धड़कन का कंपन, सब कुछ किसी चमत्कार जैसा लगता था। मैं हर रात उसे कहानियां सुनाती, भले ही कोई आवाज नहीं निकलती थी। मेरे शब्द मौन थे, पर भाव सच्चे थे। पर हर खुशी के साथ एक डर भी चलता है। मेरे ससुराल वालों की नजरों में ये सब सिर्फ एक औपचारिकता थी। उनके लिए मैं अब बस एक जरूरत का साधन थी, एक वंश को आगे बढ़ाने का माध्यम। मेरे भीतर का प्यार, मेरा अपनापन, मेरी उम्मीदें किसी की नजरों में नहीं थी।
सब बस इंतजार में थे कि बच्चा कैसा होगा, किस पर जाएगा, कौन से कुल की पहचान रखेगा। मेरे लिए नहीं, मेरे भीतर पल रहे उस जीवन के लिए। पर मैं फिर भी खुश थी, क्योंकि वो छोटा सा एहसास मुझे जिंदा रखे हुए था। मैंने सोचा, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने बच्चे को प्यार दूंगी, उसे वो सब दूंगी जो मुझे कभी नहीं मिला, स्नेह, सम्मान और अपनापन। लेकिन शायद भगवान को मेरी ये कोशिश पसंद नहीं आई। एक शाम सब कुछ बदल गया। अचानक दर्द उठा जो असहनीय था। मैं चीखी नहीं, बस सीने में सिसक उठी। किसी ने परवाह नहीं की। सबने कहा ऐसे तो होता ही है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं हुआ। वो रात मेरी जिंदगी की दूसरी सबसे लंबी रात थी। मैं दर्द में थी, पर मेरे आंसू सूख चुके थे। सुबह जब होश आया तो लगा जैसे मेरे भीतर से कुछ हमेशा के लिए चला गया है। सब मुझे दिलासा दे रहे थे, पर कोई नहीं जानता था कि मैंने सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि अपनी आखिरी उम्मीद खो दी थी। मैं अपने कमरे के कोने में पड़ी थी, शरीर कमजोर, आत्मा थकी हुई। आसपास फूल रखे गए थे, दवाइयाँ, पर उस गंध में अब घुटन थी। अब वो गंध मुझे किसी मौत जैसी लगती थी। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा, जहाँ अब सन्नाटा था। वहाँ जहाँ कभी धड़कन महसूस होती थी, अब सिर्फ खालीपन था। लोग कहते थे भगवान की मर्जी थी, पर मैं जानती थी भगवान नहीं, ये दुनिया दोषी है। वो दुनिया जिसने मुझे डराया, मुझे तोड़ा, मेरे अस्तित्व को मिटाया। मैंने किसी से शिकायत नहीं की। अब मेरे पास शब्द नहीं बचे थे, बस भीतर एक गहरी चुप्पी थी जो धीरे धीरे मेरी आत्मा में फैल रही थी। वो छोटा सा सपना जो मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा था, अब बस स्मृति बन चुका था। मैंने कई रातें जाग कर बिताई। हर बार आंखें बंद करती तो लगता जैसे मैं फिर उसी रात में हूँ जहाँ सब खत्म हुआ। और सुबह जब सूरज निकलता तो लगता जैसे किसी ने मुझसे फिर सब छीन लिया है। अब मैं और भी चुप हो गई थी। अब न कोई उम्मीद बची थी, न कोई डर, बस एक आदत थी जीने की। मैं घर के काम करती, सबके आदेश सुनती और रात को फिर उसी अंधेरे में खो जाती। लोग कहते थे राधा अब संभल गई है, लेकिन सच ये था कि राधा अब अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो मुस्कान जो एक दिन मेरे चेहरे पर आई थी, अब पूरी तरह मिट चुकी थी। कभी कभी आईने के सामने खड़ी होकर मैं खुद से पूछती कि क्या वो मुस्कान सच में थी या बस मेरा भ्रम। अब तो मुझे अपना चेहरा भी पहचान में नहीं आता था। समय चलता गया, लोग भूल गए कि मेरे भीतर कभी एक जिंदगी पली थी। वो बात अब घर की दीवारों में कहीं गुम हो चुकी थी, पर मैं नहीं भूल पाई। हर रात, हर नींद में मुझे उसकी हल्की धड़कन सुनाई देती थी, जैसे कोई अब भी मेरे भीतर है जो कह रहा है कि वो गया नहीं, बस कहीं ठहर गया है। अब मेरे भीतर दर्द भी स्थिर हो गया था। वो अब कोई चोट नहीं थी, वो मेरी पहचान बन चुका था। मैं अब उसी दर्द के साथ जीना सीख चुकी थी। शायद यही मेरा सच था, यही मेरी नियति। कभी कभी मैं सोचती, अगर वो बच्चा होता तो कैसा होता। शायद मेरी आंखों जैसा, शायद मेरी मुस्कान जैसा, और शायद वो मेरी जिंदगी की रोशनी बनता। पर अब वो सिर्फ कल्पना थी। अब वो सिर्फ हवा में बिखरी एक फुसफुसाहट थी। वो मुस्कान जो मेरे भीतर एक उम्मीद बनकर आई थी, अब बस राख बन चुकी थी। और मैं अब वही राख अपने सीने में ढो रही थी, क्योंकि और कोई सहारा नहीं बचा था। वो रात जब सब खत्म हुआ, मैं जान गई थी कि जिंदगी अब कुछ नहीं देगी। अब वो सिर्फ लेती जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके, जब तक कुछ बाकी न रह जाए। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। अब मेरा शरीर थोड़ा संभल रहा था, पर आत्मा अब भी जख्मी थी। मेरे भीतर वो खालीपन स्थायी हो चुका था। मैं अब किसी चीज से उम्मीद नहीं करती थी। पर एक दिन माँ का पत्र आया। उसमें लिखा था कि बहुत दिन हो गए, अब आ जाओ कुछ दिनों के लिए, मन बदल जाएगा। शायद मन बदलने की बात सुनकर मैं पहली बार थोड़ी देर के लिए मुस्कुराई। मुझे लगा कि शायद माँ की गोद में बैठकर कुछ पल शांति मिलेगी। मैंने बहुत दिनों से किसी से दिल की बात नहीं की थी। अब लगा कि अगर कोई समझ सकता है तो वो माँ ही होगी। मैंने ससुराल वालों से कहा कि मायके जाना चाहती हूँ। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद उन्हें लगा कि थोड़े दिन में मैं लौट आऊंगी, फिर वही जीवन चलेगा। किसी ने रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं कि क्यों जा रही हूँ। बस कहा गया कि जो जरूरी हो ले जाओ। जब मैं घर के बाहर निकली तो लगा जैसे कोई बोझ पीछे छूट गया है। हवा थोड़ी अलग लगी, लेकिन फिर भी दिल भारी था। रास्ते भर चुप्पी मेरे साथ थी। खिड़की से बाहर खेत दिख रहे थे, पेड़ों के बीच सूरज झांक रहा था, लेकिन अब मुझे उनमें कोई सुंदरता नहीं दिखती थी। सब कुछ जैसे बस गुजर रहा था और मैं भी उसके साथ।
जब गाड़ी रुककर मायके के दरवाजे पर पहुंची तो माँ बाहर खड़ी थी। चेहरे पर खुशी थी, आंखों में आंसू। उन्होंने मुझे गले लगाया, पर मैं उतनी ही ठंडी थी जितनी हवा उस दिन थी। मुझे लगा था कि माँ का आलिंगन मेरे सारे घाव भर देगा, पर भीतर की टूटन इतनी गहरी थी कि कोई गर्माहट उसे छू भी नहीं सकती थी। घर वही था, दीवारें वही थीं, आंगन में तुलसी का पौधा अब भी था, पर मुझे वो घर अब अलग लग रहा था। शायद इसलिए कि मैं अब वही राधा नहीं थी जो यहाँ से हंसते हुए विदा हुई थी। अब मैं अपने ही घर में मेहमान लग रही थी। माँ मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहती थीं, पर मैंने उन्हें आंखों से ही रोका। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरा सच जाने, वो पहले ही बहुत कमजोर थीं। मैंने कहा सब ठीक है और उन्होंने मान लिया। शायद माएँ हमेशा अपने बच्चों के झूठ को भी सच की तरह स्वीकार लेती हैं। भाई ने कहा कि अब कुछ दिन आराम करो, पर मेरे लिए अब आराम का कोई अर्थ नहीं था। मैं दिन भर चुप रहती, आंगन में बैठकर आकाश देखती और रात को अपने कमरे में बंद होकर सोचती कि क्या मैं वाकई किसी घर की हूँ या बस किसी जगह की परछाई। पड़ोस की औरतें मिलने आने लगीं। सबका लहजा एक जैसा था। पूछती कि ससुराल कैसे हैं, पति कैसे हैं, बच्चा कब होगा। उनके सवाल तीर जैसे थे। मैं मुस्कुराती, सिर झुकाती और कहती सब अच्छा है। कोई नहीं जानता था कि मेरे भीतर अब कुछ भी अच्छा नहीं है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में बातें फैलने लगी कि मैं अकेली क्यों आई हूँ। किसी ने कहा कि पति के साथ झगड़ा हुआ होगा, किसी ने कहा कि बच्चा नहीं ठहरता, किसी ने कहा कि शायद स्वभाव में कमी है, और हर अफवाह मेरे कानों तक पहुँचती रही। मैं कुछ नहीं बोली। अब मैंने सीखा था कि औरत की खामोशी ही उसकी ढाल होती है। एक दिन माँ ने धीरे से कहा कि लोग बातें बना रहे हैं, अब वापस चली जाओ। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं जानती थी कि समाज की जबान से कोई नहीं बच सकता, चाहे औरत बोले या चुप रहे, दोष हमेशा उसी का होता है। शायद इसलिए अब मैं शब्दों से डरने लगी थी। रात को जब सब सो जाते, मैं अपने पुराने कमरे में बैठती और बचपन की दीवारों को देखती। कभी यहाँ मेरी हंसी गूंजती थी, अब वहाँ सन्नाटा था। वो किताबें जो मैंने कभी स्कूल के दिनों में पढ़ी थीं, अब भी अलमारी में रखी थीं। उन्हें छूते हुए लगा जैसे किसी और की जिंदगी को छू रही हूँ। वो लड़की जो कभी सपनों में खोई रहती थी, अब बस एक याद बन चुकी थी। माँ सुबह चाय लेकर आती और कहती कि अब सब भूल जाओ, नया जीवन शुरू करो। पर मैं कहाँ से नया जीवन लाती? जब आत्मा ही थक गई हो तो नई शुरुआत का मतलब क्या होता है? मैंने उनसे बस इतना कहा कि मुझे कुछ दिन और रहना है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। कुछ दिनों बाद पिताजी ने मुझे देखकर कहा कि अब लौटने का समय हो गया है। उनकी आवाज में चिंता नहीं, बस सामाजिक दबाव था। उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे अगर बेटी ज्यादा दिन मायके में रहे। मैं समझ गई कि अब यहाँ भी मेरी जगह नहीं है। मैंने सोचा था कि मायका सुकून देगा, लेकिन यहाँ भी सिर्फ सवाल थे, और हर सवाल मुझे और गहराई में धकेल रहा था। जब जाने का दिन आया, माँ ने थाली में आरती उतारी, मेरे माथे पर हाथ रखा। उनकी आंखें भीगी थीं, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद वो समझ चुकी थीं कि अब उनकी बेटी वैसी नहीं रही जैसी वो सोचती थीं। जब मैं गेट से बाहर निकली, पीछे मुड़कर देखा तो लगा जैसे मेरा बचपन मुझे अलविदा कह रहा है। गाड़ी फिर चल पड़ी, पर अब रास्ते और भी सुनसान लगे। हर पेड़, हर खेत, हर मोड़ मुझे याद दिला रहा था कि मैं कहीं की नहीं रही। ससुराल अब एक बोझ था, मायका अब एक परछाई। मैं बीच में थी, न यहाँ की न वहाँ की। जब घर पहुँची तो किसी ने पूछा नहीं कि कैसी रही। सब अपने कामों में लगे थे। मैं अपने कमरे में चली गई और बहुत देर तक खिड़की से बाहर देखती रही। हवा में ठंडक थी, पर भीतर आग थी। मैंने महसूस किया कि मैं अब किसी रिश्ते में नहीं, सिर्फ एक स्थिति में जी रही हूँ। उस रात पहली बार लगा कि शायद मेरे लिए अब कोई जगह नहीं बची है। जहाँ भी जाऊँ, सवाल, नजरें, ताने सब मेरे साथ चलते हैं। और हर रात जब आंख बंद करती तो माँ का चेहरा याद आता। वो चेहरा जिसमें चिंता थी पर मदद नहीं, क्योंकि समाज ने उन्हें भी बांध रखा था। अब मैं समझ चुकी थी कि औरत का मायका सिर्फ बचपन तक होता है, उसके बाद वो वहाँ भी बोझ बन जाती है। और मैं अब वही बोझ थी जो किसी के शब्दों से नहीं, अपनी खामोशी से गिरती जा रही थी। उस दिन मैंने तय किया कि अब किसी से कुछ नहीं मांगूंगी, न सुकून, न सहारा, न प्यार। अब मैं बस अपनी सांसों के साथ रहूंगी, क्योंकि यही मेरा सच है।
मायके की दहलीज पार करते वक्त मैंने महसूस किया कि मैंने अपने भीतर की आखिरी उम्मीद भी वहीं छोड़ दी है। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। मेरा जीवन अब एक शांत झील जैसा था, जिसमें ऊपर से शांति दिखती थी लेकिन नीचे गहराई में सड़ांध भरी थी। मैं अब किसी से बात नहीं करती थी। ससुराल के लोग अपने अपने काम में लगे रहते और मैं घर के किसी कोने में चुपचाप बैठी रहती। मुझे अब डर नहीं लगता था, बस थकान होती थी। ऐसी थकान जो शरीर में नहीं, आत्मा में होती है। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने मेरे भीतर की हर भावना को चूस लिया हो। एक रात अचानक मन में ख्याल आया कि अगर मैं बोल नहीं सकती तो शायद लिख सकती हूँ। बोलने से डर था क्योंकि बोलने पर ताने मिलते थे, पर कागज तो किसी से शिकायत नहीं करता। मैंने पुरानी अलमारी से एक खाली कॉपी निकाली जिसे मैंने शादी के समय अपने साथ लाया था। उसके पन्ने अब तक बिल्कुल साफ थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। मैंने पहला वाक्य लिखा, मैं मर नहीं सकी इसलिए अब जी रही हूँ। उस एक वाक्य के बाद मेरा हाथ कांपा। ऐसा लगा जैसे पहली बार मैंने अपने दर्द को छुआ हो। उस दिन के बाद हर रात मैं उस डायरी में लिखती। दिन भर की चुप्पी रात में शब्दों में बदल जाती। मैं लिखती कि कैसे सुहागरात के उस कमरे ने मेरे भीतर की स्त्री को मार दिया, कैसे मैं हर सुबह नकली मुस्कान पहनकर एक जिंदा लाश बन जाती हूँ, कैसे मेरे आसपास के लोग मुझे देखते तो हैं पर मुझे समझना नहीं चाहते। लिखते लिखते मुझे एक अजीब सी राहत मिलने लगी। ऐसा लगता था जैसे हर शब्द मेरे दर्द का थोड़ा बोझ उठा लेता है। मैं उस डायरी से बातें करती, उसमें अपने आंसू गिराती और फिर खुद को थोड़ा हल्का महसूस करती। धीरे धीरे वो डायरी मेरी सबसे बड़ी साथी बन गई। अब मैं उससे दूर नहीं रह सकती थी। दिन में कई बार मैं उसे निकालकर पढ़ती और सोचती कि क्या सचमुच ये सब मेरे साथ हुआ है। कभी कभी खुद पर यकीन नहीं होता था कि मैं वही लड़की हूँ जो कभी सपनों में हंसा करती थी। लेकिन किस्मत को शायद और खेल खेलना था। एक दिन वो डायरी मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। मेरे पति ने उसे उठा दिया। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया एक पल में खत्म हो गई हो। मैं दौड़कर उनके हाथ से लेने पहुंची, पर तब तक देर हो चुकी थी। उन्होंने कुछ पन्ने पलटे और चेहरा तमतमा गया। उस दिन के बाद मेरे जीवन का हर पल बदल गया। वो मुझसे कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी निगाहों में अब पहले जैसी बेरुखी नहीं बल्कि नफरत थी। रात को उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैं बाहर बैठी रही, चुपचाप, जैसे कोई अपराध कर चुकी हूँ। पर अपराध तो वही था जो उन्होंने मुझ पर किया था। फिर भी सजा मुझे मिली। अगले दिन उन्होंने मुझसे डायरी ले ली और कहा कि अब ये चीज तुम्हारे पास नहीं रहेगी। उन्होंने उसे जलाने की धमकी दी। मैं कुछ नहीं कह पाई, बस भीतर ही भीतर टूट गई, क्योंकि वो डायरी सिर्फ कागज नहीं थी, वो मेरी जिंदगी थी। वो मेरे सारे दर्दों की गवाह थी। उसके बिना मैं फिर से खामोश हो जाऊंगी, वैसी ही जैसी सुहागरात के बाद बन गई थी। उन्होंने वो डायरी अलमारी के ऊपर रख दी और कहा कि अब ये मेरी नहीं है, पर मैं जानती थी कि अगर वो चाहें तो उसे कभी भी नष्ट कर सकते हैं। रात को मैं चुपचाप उठी और अलमारी से डायरी निकाल ली। उसे अपने सीने से लगाकर बहुत देर तक रोती रही। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे बच्चे को मुझसे छीना हो और फिर वापस दे दिया हो, पर इस शर्त पर कि वो अब मेरा नहीं रहा। अब मैं पहले से भी ज्यादा डर में जीने लगी थी, क्योंकि अब मेरे पास वो सब कुछ था जो मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर किसी ने उस डायरी को पढ़ लिया तो मैं पूरी तरह नंगी हो जाऊंगी, रूह तक खुल जाएगी। कभी कभी सोचती थी कि क्यों लिखा मैंने ये सब। अगर चुप रहती तो शायद सजा इतनी गहरी न होती, पर अब लौटना नामुमकिन था। अब शब्द मेरे भीतर से निकल चुके थे, वो मुझे चैन से बैठने नहीं देते थे। दिन बीतते गए और मेरे पति की बेरुखी बढ़ती गई। वो मुझसे दूर रहने लगे। घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। सास की आंखों में अब ताने नहीं बल्कि दया थी, वो दया जो और भी चुभती है क्योंकि उसमें घृणा का स्वाद छिपा होता है। रातों को जब नींद नहीं आती थी तो मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर आकाश देखती और सोचती कि काश मैं भी हवा होती, जो किसी के घर की नहीं होती, किसी की मर्यादा में नहीं बंधती, जो बस चलती रहती है, कभी रुकती नहीं, कभी झुकती नहीं। पर मैं हवा नहीं थी, मैं एक औरत थी, एक ऐसी औरत जिसकी चीख भी खामोश थी, जो हर रात अपने भीतर मरती थी और हर सुबह खुद को फिर से जिंदा करती थी ताकि दुनिया को लगे कि सब ठीक है। एक दिन मैंने तय किया कि अब वो डायरी नहीं लिखूंगी, पर जब मैंने पन्ने बंद करने की कोशिश की तो लगा जैसे मैं खुद को ही बंद कर रही हूँ। मैं नहीं कर पाई क्योंकि अब वही मेरी सांस थी। उस रात मैंने लिखा, जब कोई और नहीं सुनता तो दीवारें भी बोलने लगती हैं।
मैंने महसूस किया कि अब मैं उस स्थिति में पहुंच गई हूँ जहाँ दर्द और शांति एक जैसे लगते हैं। मैं जी रही थी, लेकिन अब जीना कोई इच्छा नहीं, बस आदत थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि अगर मैं मर भी जाऊं तो शायद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। पर फिर एक ख्याल आता, वो डायरी मेरे साथ नहीं मरेगी, वो रह जाएगी और किसी दिन कोई उसे पढ़ेगा। शायद तब दुनिया को पता चलेगा कि सुहागरात की उस रात ने एक औरत से क्या छीन लिया था। और यही सोचकर मैं हर रात लिखती रही, धीरे धीरे आंसुओं से भीगते पन्नों पर अपनी खामोशी की चीख दर्ज करती रही। अब वो समय आ गया था जब सब कुछ धीरे धीरे बिखरने लगा था। मेरा शरीर अब भी जिंदा था, पर आत्मा राख बन चुकी थी। मेरे अंदर अब कोई इच्छा नहीं बची थी, सिवाय इस उम्मीद के कि शायद किसी दिन कोई मेरी डायरी पढ़े और समझे कि एक औरत के भीतर कितना अंधेरा छिपा होता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो दिन इतने अचानक और इतने क्रूर तरीके से आएगा। उस सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। घर में रोज की हलचल थी, सास पूजा कर रही थी, पति नाश्ता करने बैठे थे और मैं रसोई में थी। पर अचानक मेरे कमरे से आवाज आई, अलमारी का दरवाजा खुलने की। मैं भागकर वहां पहुंची और देखा कि सास के हाथ में मेरी डायरी थी। मेरे पांव जैसे जमीन में गड़ गए। उन्होंने पन्ने पलटने शुरू कर दिए थे। हर पंक्ति के साथ उनका चेहरा बदलता जा रहा था, कभी गुस्से से, कभी तिरस्कार से, कभी डर से। फिर उन्होंने वो डायरी मेरे पति को दे दी। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बस इतना महसूस हो रहा था कि मेरा सीना जल रहा है, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को नंगा कर दिया हो। मेरे पति ने पूरी डायरी पढ़ी। उनकी आंखों में जो था वो अब सिर्फ नफरत नहीं थी, वो अब अपमान था। उन्हें लग रहा था कि मैंने उनके घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। शायद उन्हें ये नहीं समझ आया कि मैंने वो सब इसलिए लिखा था क्योंकि वो इज्जत मेरे लिए कभी थी ही नहीं। उस दिन घर में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर सबकी नजरों में सवाल थे। सास के चेहरे पर ऐसी घृणा थी जो किसी जहर से कम नहीं थी। मेरे पति ने मुझे देखा भी नहीं। रात को उन्होंने मेरा कमरा बदल दिया, कहा कि अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती। मैं उस कमरे में चली गई जहाँ कभी नौकरानी रहती थी, छोटा, अंधेरा और सीलन से भरा कमरा, पर अब वही मेरा घर था। मैंने सोचा कि शायद अब मुझसे कोई बात नहीं करेगा, पर अगले दिन जो हुआ उसने मेरे अस्तित्व की आखिरी दीवार भी गिरा दी। वो डायरी अब पूरे घर में चर्चा बन गई थी। मेरे पति ने उसे अपने दोस्तों को दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं पागल हूँ, कि मैं अपने पति पर झूठे आरोप लगाती हूँ, कि मैं चरित्रहीन हूँ, क्योंकि एक सभ्य औरत अपने पति के बारे में इस तरह नहीं लिखती। उनकी बातें सुनकर लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर पर गर्म लोहा रख दिया हो। मैंने खुद को उस कमरे में बंद कर लिया और रोती रही, पर अब आंसू भी जैसे थक गए थे। वो अब बहते नहीं थे, बस भीतर जलते रहते थे। धीरे धीरे पूरा गांव जान गया कि मैं क्या लिखती थी। लोग मुझे देखकर कानाफूसी करते। किसी की आंखों में तिरस्कार था, किसी की जिज्ञासा। कोई मुझसे सीधे कुछ नहीं कहता, पर हर आवाज में मेरे नाम का जिक्र होता। अब मैं एक कहानी बन चुकी थी, एक बदनाम औरत की कहानी। सास ने कहा कि अब घर की शुद्धि होगी। उन्होंने घर के आंगन में पूजा रखी। मुझसे कहा गया कि उस दिन मैं रसोई में न जाऊं। मैंने कुछ नहीं कहा। अब विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। मैं बस दूर से देखती रही कि कैसे मेरा अस्तित्व मिटाने की तैयारी हो रही है। रात को जब सब सो गए, मैंने धीरे से अलमारी खोली और वो डायरी निकाली। अब वो मेरी नहीं रही थी, पर मैं उसे फिर से अपने पास रखना चाहती थी। मैं उसे लेकर आंगन में चली गई। आसमान में आधा चांद था, हवा में हल्की ठंडक। मैंने वो डायरी खोली, आखिरी बार पढ़ी। हर शब्द मेरे आंसुओं से धुंधला हो गया था। हर पंक्ति में मेरी आत्मा की सिसकियां थीं। मैंने हाथों से उसे छुआ, जैसे किसी मर चुके बच्चे को छूती हूँ। फिर मैंने चूल्हे में आग जलाई और डायरी उसमें डाल दी। कागज धीरे धीरे जलने लगे, पहले पन्नों के कोने, फिर शब्द, फिर पूरा शरीर। मैं देखती रही कि कैसे मेरे शब्द राख बन रहे हैं। धुएं की हल्की लकीरें ऊपर उठीं और आकाश में विलीन हो गईं। ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा भी उसी धुएं के साथ उड़ रही है। वो डायरी जल रही थी, पर मैं भी उसके साथ जल रही थी। जब आखिरी पन्ना जल गया तो मैंने महसूस किया कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, न यादें, न उम्मीद, न आवाज। मैं अब सचमुच खाली थी।
अगली सुबह जब लोग उठे तो किसी ने भी मुझसे कुछ नहीं पूछा कि रात को क्या हुआ। शायद अब किसी को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब मैं किसी के लिए बोझ नहीं बल्कि शर्म थी। सास ने कहा कि अब घर शुद्ध हो गया है। मुझे देखकर उन्होंने कहा कि अब तुम बस नाम भर की बहू हो। उनके शब्द मेरे कानों में गूंजे, पर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि अब मेरे भीतर कोई प्रतिक्रिया बची ही नहीं थी। रात को मैंने आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, पर आंखें बदल चुकी थीं। उनमें अब कोई जीवन नहीं था, सिर्फ राख थी, ठंडी, सफेद और बेजान राख। मैंने खुद से पूछा कि क्या अब सचमुच सब खत्म हो गया है, पर जवाब आया कि नहीं, क्योंकि जब तक सांस चल रही है दर्द भी चलता रहेगा। उस रात मैं देर तक जागती रही। चांद की रोशनी कमरे में गिर रही थी। मैंने महसूस किया कि वो आग जो मैंने चूल्हे में लगाई थी अब मेरे भीतर जल रही है, धीरे धीरे, हर सांस के साथ, जैसे मेरी आत्मा अब भी जलकर राख बन रही हो। आग बुझ चुकी थी, लेकिन उसका धुआं अब भी मेरे भीतर था। उस रात जब सब सो गए, मैं बहुत देर तक आंगन में बैठी रही। आसमान में चांद अब पूरा था और उसकी रोशनी मेरे चेहरे पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल रहा हो। मैंने अपने हाथों को देखा, उन पर अब भी राख लगी थी, वही राख जो कभी मेरी डायरी थी, मेरे शब्द, मेरा सच, मेरा जीवन। कभी कभी लगता है कि इंसान की मौत तब नहीं होती जब उसकी सांस रुक जाती है, बल्कि तब होती है जब उसकी उम्मीद रुक जाती है। मेरे साथ वही हुआ था। मैं जी रही थी, लेकिन अब भीतर कुछ भी नहीं बचा था। मुझे लगा था कि अब मैं कुछ महसूस नहीं कर सकती, पर उस रात कुछ बदल गया। मुझे पहली बार अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। शायद इसलिए कि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं था। जब सब कुछ चला जाए तो डर भी चला जाता है। मैं उठी और धीरे धीरे कमरे में चली गई। आईने में देखा तो लगा जैसे कोई अनजान औरत मुझे देख रही है। वो मैं नहीं थी जो कभी सपनों में हंसती थी, वो मैं नहीं थी जो कभी उम्मीद करती थी कि कोई उसे समझेगा। वो अब कोई और थी, शायद वो जो राख से फिर जन्म लेती है। मुझे याद आया कि बचपन में माँ कहा करती थी कि राख से मिट्टी बनती है और मिट्टी से नया जीवन। शायद मैं भी अब राख से मिट्टी बन चुकी थी और अब मेरे भीतर कुछ नया जन्म लेने को तैयार था। एक खामोशी जो अब डर नहीं थी बल्कि ताकत थी। सुबह जब सूरज उगा तो उसकी किरणें मेरे कमरे में आईं और मैंने महसूस किया कि अब मुझे इस घर की दीवारों की जरूरत नहीं रही। अब मैं इन दीवारों से बड़ी हो चुकी थी। मैंने अपनी पुरानी साड़ी निकाली, थोड़ा सामान एक थैले में रखा और बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गई। गली के मोड़ पर हवा ने मेरे बालों को छुआ और मैंने कई सालों बाद पहली बार गहरी सांस ली। वो सांस किसी नए जन्म जैसी थी, किसी ऐसी औरत की जो अब किसी नाम, किसी रिश्ते, किसी मर्यादा में नहीं बंधती। रास्ते खाली थे, पर मेरे भीतर अब एक आवाज थी, एक ऐसी आवाज जो अब बोलना चाहती थी। वो आवाज अब डर से नहीं, सच्चाई से बनी थी। मैं नहीं जानती थी कि कहाँ जाऊंगी, पर इतना जानती थी कि अब मैं उस जगह नहीं लौटूंगी जहाँ मेरी आत्मा मरी थी। अब मैं किसी ऐसे सफर पर थी जहाँ मंजिल नहीं थी, बस रास्ता था, और वही रास्ता अब मेरा घर था। कई दिन बीते, मैं एक छोटे से शहर पहुँची। वहाँ एक स्कूल में काम मिला, बच्चों को पढ़ाने का। बच्चों की मुस्कान में मैंने फिर से जीना सीखा। हर बार जब कोई बच्चा कुछ नया सीखता तो मुझे लगता कि शायद मैंने भी कुछ सीखा है, कि दर्द का भी एक मकसद होता है। अब मैं रात को फिर लिखती हूँ, पर अब मेरी डायरी में आंसू नहीं होते, सिर्फ अनुभव होते हैं। अब मैं अपने बारे में नहीं लिखती, मैं उन औरतों के बारे में लिखती हूँ जो बोल नहीं पाईं, जिन्हें सुहागरात के नाम पर सिर्फ सन्नाटा मिला। अब मैं समझ चुकी हूँ कि खामोशी की एक भाषा होती है। वो चिल्लाती नहीं, पर सुनने वाले को अंदर तक हिला देती है। कभी कभी कोई बच्ची मुझसे पूछती है कि क्या मैं खुश हूँ। मैं मुस्कुराकर सिर हिलाती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि खुशी क्या होती है। वो दर्द की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि स्वीकार का नाम है। अब मैं हर सुबह सूरज को देखकर मुस्कुराती हूँ। कभी उस रोशनी से डरती थी, अब वही मेरा सहारा है। वो मुझे याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, एक किरण हमेशा उसके पार होती है। कभी कभी मैं अब भी सपनों में उस रात को देखती हूँ। वो कमरा, वो सन्नाटा, वो दर्द, सब आता है, पर अब मैं डरती नहीं। मैं बस उसे देखती हूँ और मन ही मन कहती हूँ कि तूने मुझे तोड़कर मेरा असली रूप दिखाया है। अब वो रात मुझे डराती नहीं, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि सुहागरात की वो रात मेरी आखिरी हार नहीं थी, वो मेरी पहली लड़ाई थी, और मैं अब हारने वाली औरत नहीं रही। मैं अब चल पड़ी हूँ उस राह पर जहाँ मेरी सांसों में खामोशी नहीं, एक गूंज है जो कहती है कि मैं अब भी जिंदा हूँ और अब मैं अपनी हूँ।